फ्रेंड्स, वेलकम टू 11 CBSE कॉमर्स चैनल। ये अनअकैडमी का 11 CBSE कॉमर्स चैनल है। एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम रुचि हरदेनिया एंड आई विल बी टेकिंग योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। मैं आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज यहाँ पर लेने वाली हूँ। ऑलराइट, so as you all are aware that Unacademy is India's largest learning platform। और यहाँ पर अगर आप अपने क्लास 11th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, तो आपको Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। अब आप अगर Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लुक, देखो फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। मींस यहाँ आप अपने एजुकेटर, अपने टीचर के साथ कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रियल क्लास में, रियल वर्चुअल क्लास जो आपका चल रहा होगा ऑनलाइन, उसमें आप पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ एजुकेटर्स आपके लिए बहुत सारे क्विजेज, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, जिससे आप अटेम्प्ट करके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना होल्ड कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट पर, आप कितना समझ पा रहे हैं, आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। देन आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के साथ कोऑर्डिनेट करके डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के पहले अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें विद अनलिमिटेड एक्सेस। अब देखो बच्चों, यहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है वीडियोस का। मींस आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे और अनअकैडमी के सारे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस का एक्सेस आपके पास होता है। कभी आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू उनको देख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। इजंट इट वेरी गुड? देन अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पर सारी क्लासेस जो हैं वो लाइव होती हैं। मीन स्टूडेंट देखो, यहाँ आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास लाइव नहीं होगी, यहाँ आपके बिजनेस की भी क्लास लाइव होगी, यहाँ आपके इको की भी क्लास लाइव होगी, यहाँ आपके अकाउंट्स की भी क्लास लाइव होगी, और यहाँ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की भी क्लास लाइव होगी। तो आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ लाइव हो जाती है और फ्री हो जाती है। बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। देन आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर फील्ड में हर पर्सन यहाँ आपको वेल क्वालिफाइड मिलेगा, जिनके साथ आप अपने गोल्स, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को और बेटर वे बनाने की कोशिश करेंगे, आपको आपकी हर वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। तो साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में स्टूडेंट्स हम आपका कोई सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट कवर नहीं करते, हम यहाँ के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स से हैं तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आपके सभी सब्जेक्ट और उन्हीं सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो यहाँ कवर अप किया जाएगा। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। आपको जल्दी से प्ले स्टोर पर जाना है, तुरंत फटाफट एकदम, और वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, और लर्निंग ऐप में आपको मैनेज गोल्स में जाकर गोल्स मैनेज करना, अपना गोल सेट करना है। लाइक क्लास 10th है, क्लास 12th है, क्लास 11th है, जो भी आपका क्लास है वो आपको सेट करना है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है एंड आफ्टर सब्सक्राइब अनअकैडमी। आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो URL आपको दिख रहा है, ये आपको आपके टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन, और आप सीधे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स का प्लान सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपको सिर्फ 12 मंथ का प्लान बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये क्यों इकोनॉमिकल है देखो, अब वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप 12,500 रुपीज़ का 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं, और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होता है 1042 रुपीज़ ओनली। और अगर आप ऐसे सिंगल 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो वो आपको पड़ता है 2500 रुपीज़ का। तो डिफरेंस है ना, लगभग 1500 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये 1500 रुपये ज़्यादा महंगा है। ठीक है, और यहाँ आपको अगर एक साथ आप 12,500 का प्लान लेते हैं तो आपको 1042 रुपीज़ में पड़ता है। और ऊपर से अगर आप ये नीचे दिया हुआ कोड यूज़ करते हैं RUCHI, जो कि मेरा नाम है,
तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स, और आपका प्राइस जो है वो हो जाता है 11,250 रुपीज़ ओनली। और अगर आप अभी से मंथली कन्वर्ट कर कर देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 938 रुपीज़ ओनली में। अब बताओ 938 रुपीज़ में आजकल क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, आपके ब्रांडेड कपड़े भी नहीं आते हैं। ऑल राइट, और 938 रुपीज़ में यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट, ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एंड बहुत सारे टेस्ट एंड क्विजेज जो हैं आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट वेट, go and subscribe an academy so that we can help you in cracking your 11 CBSE exams। हम आपकी हेल्प कर सकें और आप अपने एग्जाम्स को हाईएस्ट स्कोर्स के साथ क्रैक कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके, अब आज के टॉपिक के पहले मैं आपको एक वीडियो जो है वो शो करना चाहती हूँ, आप वो वीडियो देखें। Just a minute, students. I think it's having some problem, this video. So watch this video for an overview of the chapter Private, Public and Global Enterprises. So today's topic is public sector or public enterprise. So go through the video once, then we will start our chapter. It's business owned and run by government. In Indian economy, both private and government-owned business are consistent, and it is known as mixed economy. That's why it's known as mixed economy. As you all can see that private and public becomes Indian economy. Capital for public sector. So public sector gets the funds from public only, and that's why they are accountable for public. Public gives the funds to government in the form of tax. In this way, the public sector manages its funds. Now we can request the details for public enterprises spendings at, this is the URL like RTI online पर हम request कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स जो है हमें प्रोवाइड हो जाएगी। All right. Now types of public sector. There are 3 types of public sector. One is departmental undertaking, in which Indian Railway comes. One is statutory corporation, in which RBI comes. And one is government company. In which Indian Oil comes. So, students, as you have all seen the video,
आपने जैसा देखा है कि पब्लिक सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिलकर बनी है। पब्लिक सेक्टर के फंड जो हैं सीधे पब्लिक से आते हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होता है। पब्लिक सेक्टर के 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस 3 इन दिस टॉपिक। आज के टॉपिक में हम इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन owned and managed by central or state or by both governments, या तो सेंट्रल और या स्टेट या फिर दोनों मिलकर उसको क्या करती हैं, चलाती हैं। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दिस एंटरप्राइज। गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज में किसके थ्रू पार्टिसिपेट करती है, इन एक्टिविटीज के थ्रू ही पार्टिसिपेट करती है। सो दीज आर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती है, और गवर्नमेंट सेक्टर किसको बोलते हैं, जहाँ पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देन अब देखो इसके जो फीचर्स हैं, लाइक फीचर्स क्या हैं इसके, स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल, सर्विस मोटिव, स्टेट फाइनेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लाइक कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि पब्लिक जो है, पब्लिक गवर्नमेंट जो है, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है अपने फंड्स मैनेज करते हैं खुद, लेकिन उनके फंड्स आते कहाँ से हैं, उनके फंड्स आते हैं टैक्सेस से। किससे आते हैं, टैक्स से। और वो टैक्स कौन पे करता है, पब्लिक पे करती है। तो ये टैक्स कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, गवर्नमेंट फंड्स में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और गवर्नमेंट अपनी ही ट्रेजरी से क्या करती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने का काम करती है। देन पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्यों बने, बेसिकली बनते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए। लाइक जैसे आपको उसमें बताया था रेलवेज, इंडियन रेलवेज, तो रेलवेज जो बना है, ठीक है, रेलवेज क्यों बना है, रेलवेज बना है ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, ठीक है, चीपर हो जाए। ठीक है, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन ईजी करना था, ट्रांसपोर्टेशन चीपर करना था। तो इन सब रीजंस की वजह से हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस की शुरुआत करी। तो बेसिकली पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक ही मोटिव होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों का वेलफेयर करना। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, या तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मैनेज करती है, इसको कंट्रोल करती है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथ में होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। देन इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक। अब देखो पब्लिक को अकाउंटेबल होती है, क्यों, क्योंकि पब्लिक का पैसा यूज़ करे, जो पब्लिक टैक्स पे करती है उस पैसे को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी सारी जवाबदेही किसको जाती है, पब्लिक को होती है। पब्लिक को इन्हें जवाब तो देना पड़ेगा ना, अगर ये कुछ गलत करेंगे तो पब्लिक को उनको रिस्पॉन्सिबल बताना पड़ेगा, ये जवाब देंगे। हम करते हैं ना हमारी डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट हमारे पैसों को यूटिलाइज करती है तो कहाँ यूज़ किया, और जैसा कि अभी वीडियो में आपको एक URL शो किया गया था, RTI ऑनलाइन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स के बारे में भी जान सकते हो कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड कर रही है। सो अब देखो द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 3 तरह के बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसमें SBI या RBI आता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, और फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन से आते हैं, इंडियन ऑयल, जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा था। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो बेसिकली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है, दीज आर स्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री। अब देखो ये किसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और मिनिस्ट्री, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर। तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो तो उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आप जो होगा वो होगा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और उसको कौन कंट्रोल करता है, सीधे गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लाइक इंडियन रेलवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स लाइक कम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है।
अब फीचर्स क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के? नो सेपरेट एंटिटी, इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ये किसके ओन होते हैं? गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। इनको किससे पहचाना जाता है? गवर्नमेंट के नाम से पहचाना जाता है। इनकी आइडेंटिटी किससे होती है? गवर्नमेंट से होती है। हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के बनाए हुए डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। देन फिनेंस, इट इज़ फिनेंस बाय एनुअल बजट, जो हमारी एनुअल बजट बनता है उसी में इनका एलोकेशन होता है कि किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा। एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और इनके थ्रू जितना भी अर्न किया जाता है वो सब किस में जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट, अब देखो अकाउंटिंग एंड ऑडिट के रूल्स होते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग भी होगी और ऑडिटिंग भी होगी। ऑडिटिंग मीन्स अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पर अर्न किया है, कितना स्पेंड किया है, क्या बजट था, उस बजट के अकॉर्डिंग स्पेंडिंग कहाँ हुई, अर्निंग कहाँ से हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, हर एक चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑडिट और अकाउंटिंग में चेक की जाती है। देन स्टाफिंग, इट एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब देखो यहाँ वर्क करने वाले जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और उनको एज पर गवर्नमेंट रूल्स लाइक एग्जामिनेशंस जो होते हैं या जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं हर डिपार्टमेंट में हायरिंग के, रिक्रूटमेंट के, उसके थ्रू ने लाया जाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट की तरह ही उनको सैलरीज मिलती हैं, पेंशन्स मिलती हैं, और उनको कैसे लिया जाता है? गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। लाइक गवर्नमेंट के रूल्स में एज क्राइटेरिया आ जाता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आ जाता है, उसके अलावा बहुत सारी और जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी, दीज आर अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देगा, तो ये सब किसको अकाउंटेबल होते हैं? जिस मिनिस्ट्री से ये डिपार्टमेंट बनते हैं उसी मिनिस्ट्री को ये क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, इन्हें उसी मिनिस्ट्री को हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहलाती हैं। ओके, सो मेरिट्स, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें क्या करना है? अपनी कंट्री की फिनेंस कंडीशन सुधारनी है, हर तरह हमें फिनेंस का प्रॉपर एलोकेशन करना है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए। लाइक हमने ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपरली एलोकेट करना था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव करनी थी, तो हमने रेलवेज़ का जो बना दिया। तो उससे क्या हो गया? हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम बहुत ईजिली अचीव कर पाए। साथ ही साथ कंट्रोल किसका होता है? सीधे सीधे यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। देन इट इज़ द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड इट्स रेवेन्यू गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। यही गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होता है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट रेलवे से आने वाली कितनी भी इनकम होती है वो कहाँ जाती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके लाखों लोगों को रोज़, करोड़ों लोगों को रोज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके रेलवे क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है, और उससे जितना भी रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। Then it is accountable to parliament। अब ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी काम होता है, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा, हर चीज़ का जवाब उन्हें पार्लियामेंट में देना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट में ही क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, सबके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, तो उन सबको वहाँ पर जवाब देना पड़ता है। Then it is suitable for activities where secrecy and strict control is required। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ बनती है? जहाँ आप बहुत सीक्रेट जो है काम करना चाहते हैं, लाइक डिफेंस का प्रोडक्शन कैसा है, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक को डिटेल्स बताना ज़रूरी नहीं होता है बेसिकली। तो जहाँ सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, जहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना हो, वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनाती है, लाइक डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं। इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन द वर्किंग। अब देखो मिनिस्टर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं, तो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इनकी वर्किंग में। मीन्स वो बार बार क्या करते हैं? अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं, तो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ज़्यादा चेंजेस यहाँ नहीं हो सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस जो हैं वो यहाँ नहीं हो सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। देन इट सफर्ड फ्रॉम रेड टैपिज्म इन डे टू डे वर्क। यहाँ डे टू डे एक्टिविटी में करप्शन, ठीक है, और बहुत सारा जो हम बोल सकते हैं लेथार्जिक प्रोसेस जो है वो होता है, जिसकी वजह से रेड टैपिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है।
देन दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमें किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस चीज़ पर इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। ये सिर्फ अपने एडिक्वेट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने पर ध्यान देते हैं। इनको जो लगता है, जो इनके हिसाब से सही होता है, वो इसी पर काम करते हैं। कंज्यूमर की नीड्स पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को किस तरह के गुड्स चाहिए, कंज्यूमर को किस तरह की सर्विसेज चाहिए, बच्चों उस पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एंड सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय सिविल सर्वेंट्स। अब इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है, सिविल सर्वेंट्स, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं वो चलाते हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि उनके पास ज़रूरी नहीं है कोई एक्सपर्टीज़ हो, कोई एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट का, वो सिर्फ क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है। सो इसलिए ये भी यहाँ पर एक डिमेरिट हो जाता है कि उनको मैनेज करना प्रॉपरली नहीं आए या ना आ पाए, इसलिए ये डीमेरिट्स हो जाते हैं। नाउ सूटेबिलिटी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कब सूट करती है, जहाँ पर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल चाहती है, जहाँ गवर्नमेंट किसी भी तरह का कंट्रोल किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहती है, वहाँ हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाते हैं। और जहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, जहाँ गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डिटेल शेयर नहीं करनी हो, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नाउ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में, उसके थ्रू उसको रजिस्टर किया जाता है। इट ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शन आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट में इसके पावर्स, फंक्शंस क्लियरली बनाए, लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूटीआई, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बने हुए, स्पेशल एक्ट के थ्रू बने हुए। अब इनके फीचर्स क्या हैं, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट विच डिफाइंस इज ऑब्जेक्ट्स, पावर्स एंड फंक्शंस। फीचर यही है कि एक तो स्पेशल एक्ट से बना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मीन्स स्पेशल एक्ट, ये ध्यान रखना है। देन इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी एंटाइटी बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के ओन्ड नहीं होता है, स्पेशल एक्ट के थ्रू रजिस्टर है ये, ठीक है, तो उनकी एंटाइटी बहुत अलग होती है, आइडेंटिटी अलग होती है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मीन्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो मैनेज और कंट्रोल करेगा, लेकिन उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Then it has its own staff recruited and appointed as provisions of act. अब जो स्पेशल एक्ट बना है उसी में इसके रिक्रूटमेंट के प्रोविजंस दिए होंगे कि किस तरह वो रिक्रूट करेंगे, और उसी के बेसिस पर ही अपना स्टाफ खुद रिक्रूट करते हैं। मीन्स यहाँ गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के रूल्स नहीं लगेंगे, यहाँ प्रोविजन ऑफ एक्ट, उस स्पेशल एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ रिक्रूट किया जाता है। Then this type of enterprise is usually independently financed. देखो, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है, एंटरप्राइज जो है, वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस किया जाता है। इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये अपने फंड्स या तो गवर्नमेंट से उधार लेते हैं, ठीक है, और फॉर पब्लिक से लेते हैं, और थ्रू अर्निंग्स, या तो जो आप अर्न करते हैं उसके थ्रू अपना ये मैनेज करते हैं। तो इनके फंड्स क्या होते हैं, इनके फंड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके खुद के होते हैं। Then it is not subject to some accounting, इनकी अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं है। ऑडिट रूल्स भी जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पर लगते हैं वही होते हैं, ऑडिट इन्हें करानी पड़ती है, पर अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के कुछ फीचर्स हो गए स्टूडेंट्स। ओके, मेरिट्स पे आते हैं। एक तो इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, ये लोग अपने हिसाब से वर्क कर पाते हैं, ठीक है, ये इंटरनली वर्क करने के लिए फ्री होते हैं। इनके डे टू डे ऑपरेशंस ये अपने हिसाब से करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बिल्कुल फ्री होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल ऑफिसर या गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन क्विक डिसीजन, इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड क्विक एक्शंस। प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड क्विक एक्शंस होते हैं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल से फ्री होते हैं, तो ये जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकते हैं। देन पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, अब यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस पर डिस्कशन कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में देखा जाता है कि अपने फंड्स को प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो इन्हें लोन दिया गया उसको वो प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
आप देखो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, और हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो क्या हो गया, मेरिट्स में एक तो ऑटोनॉमी हो गई हमारे पास, ठीक है, आप इनको हेडिंग में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, आप हेडिंग में ऐसे भी लिख सकते हो। देन कंट्रोल, आप ये हेडिंग भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, एंड मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो आप इस तरह का भी जो हेडिंग से यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही वाले हेडिंग्स यूज करो, पर हेडिंग्स जो है आपकी टॉपिक से सिमिलर होनी चाहिए, दैट्स इट। और आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो हेडिंग में ही अटेम्प्ट करने होते हैं, इसलिए प्लीज हेडिंग्स और उसके अंदर की डिटेलिंग पर फोकस करो, आपको सारे टॉपिक्स जो इजीली याद हो जाएंगे। डीमेरिट्स पर आते हैं। इन रियलिटी देर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब कहने के लिए ऑटोनॉमी होती है, लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ ही जाता है। कहने के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ किसके लिए? कहने के लिए, थॉट्स में, ठीक है, कि हाँ ठीक है हम लोग फ्री हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, बट एक्चुअल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ भी होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली होती है इनकी फील्ड में, सो डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू विच देयर वर्किंग टर्न्स आउट टू बी इनएफिशिएंट। अब इनका प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर ही मोटिव होता है, तो इनका भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए इनकी वर्किंग जो है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते। प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वर्किंग इनएफिशिएंट ही होनी है ना। तो मोनोपोली होती है, लेकिन मोनोपोली होते हुए भी ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो ये डीमेरिट है। अभी हमारी मोनोपोली होती तो हम जाने कितना प्रॉफिट कमा लेते प्राइवेट में। व्हेन देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। अब देखो, जब पब्लिक सेक्टर की बात हो रही हो तो करप्शन की बात ना हो से कैसे हो सकता है? सब करप्शन की बात हो रही है, करप्शन कहाँ होता है? गवर्नमेंट में। करप्शन कहाँ है? पब्लिक एंटरप्राइजेस में। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में यहाँ पर मोनोपोली होने की वजह से यहाँ करप्शन भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसके डीमेरिट्स हो जाते हैं, लाइक नो ऑटोनॉमी इन रियलिटी, ठीक है, बीइंग अ मोनोपोली still they can't earn profit and they become inefficient, and there because of its public sector they are having a lot of corruption in this, ठीक है। देन सूटेबिलिटी की बात करते हैं, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन सूट करता है? तो स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट, जहाँ पर एक स्पेशल पावर चाहिए, किसी स्पेशल एक्ट को हमें बनवाना है, तब इस तरह का एंटरप्राइज हम बना सकते हैं। देन जहाँ पर बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, ठीक है, वहाँ पर भी हम इस तरह का एनवायरमेंट, जो इस तरह का एंटरप्राइज है वो सेटअप कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनी. A government company is a company in which not less than 51% of the paid share of capital is held by central government or state government. 51% शेयर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या दोनों के पास होता है कंपनी का, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। लाइक हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स, इसमें क्या है? 51% शेयर किसके पास है? या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या दोनों ने मिलकर लिया हुआ है। फीचर्स, इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर होती हैं ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, स्टार मार्क कर लो, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिकॉज कंपनी है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट चलता है। Then employees and recruited and appointed as per the rule regulations contained in the memorandum and article of associations, MOA और AOA के अकॉर्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पर्सन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, ये दो कंपनी के लिए काम करते हैं, जो
तो कंपनी के फॉर्मेट्स है जिसके बेसिस पर कंपनी क्या करती है, अपने फंड्स और पीपल को रिक्रूट करने का काम करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाते हैं। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से अपने फंड्स लाती है और प्राइवेट शेयर होल्डिंग से। इट कैन रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी ये लोग फंड्स जो हैं वो रेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर होल्डिंग से या प्राइवेट कंपनी प्राइवेट शेयर होल्डिंग से अपने फंड्स लेकर आती है। ऑलराइट, देन मेरिट्स। अब हम इसके मेरिट्स पर आते हैं। कैन ईजिली बी फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें इस तरह की कोई कंपनी खोलनी है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी होती है, डिसीजन होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं डे टू डे वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, कंपनी के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल करते हैं। These are able to control the market and curb unhealthy business practices. मार्केट जो है उस पर इनका पूरा कंट्रोल होता है और बिजनेस में जितनी भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस चल रही है उनको ये रोक सकते हैं। नाउ लिमिटेशंस पर आते हैं। अब देखो जैसा कि कहा गया है कि इट कैन इजीली बी फॉर्म, तो इजीली फॉर्म होती नहीं है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन इट एंजॉयज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कुछ भी नहीं होती है, इंटरफेरेंस होता ही है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, मिनिस्टर का, पॉलिटिशियन का, सबका इंटरफेरेंस इसमें होता है। Then it evades constitutional responsibility which a company financed by the government should have as it not directly answerable to parliament. Constitutional responsibility होती है क्योंकि कंपनी के पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट से आ रहे हैं और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में यहाँ जवाब नहीं देना पड़ता, तो ये इन फंड्स का इनडायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फंड्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, अब इस यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है उसमें या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है, इन पॉलिटिशियंस को खुश करना, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना ताकि कंपनी वो उनके हिसाब से चला सकें। तो ये भी डिमेरिट होता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अल्टीमेटली करप्शन ही होता है। तो बेसिकली हम जितने भी पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे वहाँ 2 पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स हैं, एक तो कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी और एक करप्शन ज़रूर होगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। ये आप लिख सकते हो कहीं पर भी, आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। सूटेबिलिटी, ये सूट करते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़रूरत हो गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत हो, या जहाँ पर हमें फाइनेंस को इनकरेज करना हो, पैसा बढ़ाना हो, सेविंग्स इनकम का रोटेशन चलाना हो, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का रोटेशन चलाना हो, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का साइकिल चलाना हो, वहाँ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह का कंपनी जो है हम गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर का क्या चेंजिंग रोल है हमारी इकोनॉमी में। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड टू अचीव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब 2 तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने पब्लिक सेक्टर बनाया। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें बढ़ाना था, अपनी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाना है ताकि लोगों का वेलफेयर भी हो, अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले, साथ ही साथ तरक्की भी हो, पैसा जो है कंट्री का कंट्री में ही रहे। देन टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ताकि हम इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ लोगों के बीच में। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो टाइम के साथ इकोनॉमी में चेंज भी हो गया है। लेट्स सी क्या है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। अब आप देखो पब्लिक सेक्टर के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ रेलवे लाइन चलती जाती है वहाँ चेंज आता जाता है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ियों पर तक पे जो रेलवे चली गई है, उधर बहुत सारे हिल स्टेशंस में रेलवे है, लेह लद्दाख तक पहुँचने वाली है। तो हर जगह क्या होता जा रहा है, रेलवे बनता जा रहा है। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ जहाँ रेलवे लाइंस पहुँच रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देन रीजनल बैलेंस, अब रेलवेज जो हैं, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आ रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आ रही है, उसकी वजह से क्या आ रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गया है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो गया है तो जो एरियाज हैं वो बैलेंस होने लगे। मीन्स अब कोई भी एरिया जो है, कोई भी सिटी जो है
वो छोटी नहीं रही। अब सिटीज़ में भी क्या हो गई है, फैसिलिटीज़ आना शुरू हो गई है। लाइक अब आप देख सकते हो कि पहले अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। अब हर सिटी में बेसिक के साथ साथ एडवांस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होने लगी, तो एक बैलेंस जो है वो बनने लगा है। हर रीजन जो है इक्वली ऊपर होता जा रहा है। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अब यहाँ लार्ज स्केल के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी जो है प्रमोट हो रही हैं। उसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी जो है हमारे यहाँ बहुत सारी हो गई हैं। तो यहाँ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनका सेटअप जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया है, इकोनॉमी ग्रो करने लगी है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक पावर वो कुछ ही लोगों के जो हाथ में थी वो अब डिस्ट्रीब्यूट होकर किसके हाथ में आ गई है, गवर्नमेंट के हाथ में भी आ गई है। गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज डालकर क्या करना शुरू कर दिया है, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन। लाइक हमारे यहाँ बॉम्बे हाई है, ठीक है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई में हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपना ऑयल, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन हो सके। साथ ही साथ रेलवे में बाहर की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, अपने अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें क्या करने पड़ते थे, इंपोर्ट करने पड़ते थे, तो अब हम उस पर खुद काम कर रहे हैं। नए पब्लिक सेक्टर्स जो हैं इसीलिए डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट उन चीज़ों को खुद ही इंडिया में ही क्या करे, प्रोड्यूस करे, ताकि हमारा जो है टैक्सेस है जो हम पे करते हैं, बहुत सारे हैवी टैक्सेस इंपोर्ट करने पर, वो हमारे बच जाएं और हमारी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में ही रहे, हमें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज पे ना करना पड़े। तो इन सब की वजह से इकोनॉमी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पब्लिक सेक्टर की वजह से भी हो रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे, क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड RUCHI फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज़ करना ना भूलें। और प्लीज़ यूट्यूब पर भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इज दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।